हेलो एंड वेलकम फ्रेंड। मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, मेरे साथ मौजूद हैं अभिषेक मिश्रा जी। इंडिया से पीएचडी हैं और आप मेरे चैनल पे अक्सर देखते रहते हैं। बहुत ही इंटेलेक्चुअल हैं, प्रोफेसर हैं और इंडिया को सर्व कर रहे हैं। बड़ी मुझे खुशी होती है इनको अपने जो प्रोग्राम में मधु करके। तो वेलकम टू द शो अभिषेक जी। थैंक यू आपके कैसे हैं आप? सभी दर्शकों को। बस बहुत बढ़िया। आप कैसे हैं मुजफ्फर भाई? आपके सभी मैंने सुनने वाले आपका दर्शकों को। टाइम लिया। आपने सुबह जाना निकल रहे हैं और आपको नींद भी आ रही होगी, तो जल्दी जल्दी इस प्रोग्राम को हम कंप्लीट करते हैं ताकि आप आराम कर सके। जी जी जी, नहीं ठीक है। ऐसा भी क्या है। अच्छा तो अभिषेक जी, आज पाकिस्तान के अंदर कुछ माहौल खुशी वाला है। यहाँ पर लोग बड़े जश्न मना रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। हमारे जो सरकारी ओहदेदार हैं, बड़े बड़े, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर भी इवन रशिया से आयल पाकिस्तान को मिला है। रशिया से आयल जो आया है वो उसको लेकर यहाँ पर बड़ी खुशियां मनाई जा रही है कि जी और एक छोटा सा क्लिप भी वायरल है जो रशियन ऑफिशियल किसी का, कि वो भी कह रहा है कि पाक रशिया दोस्ती जिंदाबाद। तो ये दोस्ती तो हम तो सुनते आ रहे हैं, छोटे होते थे जब जब से, कि ये रशिया की दोस्ती तो इंडिया के साथ है। ये पाकिस्तान के साथ दोस्ती को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए मुजफ्फर भाई, इंटरनेशनल रिलेशंस जो हैं वो परिवार नहीं होते कि बच्चा नालायक भी है तो माँ बाप बोझ ढो रहे हैं, या माँ जी। बाप वृद्ध हो चुके हैं और अपना अपना खुद का कार्य नहीं कर सकते तो बच्चा उनको उनको उनकी सेवा कर रहा है। ये जो रिश्ते होते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के, ये सीधा एंड स्ट्रेट ये होते हैं हम्म। इंटरेस्ट के रिश्ते। ना जी। तो भारत अमेरिका का कोई बहुत बड़ा वो दोस्त है, ना रशिया जो है वो भारत का बहुत बड़ा कोई दोस्त है। सब एक दूसरे से अपना अपना इंटरेस्ट निकालते हैं। जिस दिन रशिया का इंटरेस्ट भारत से खत्म हो जाएगा, रशिया इंडिया की कोई मदद करने नहीं आ रहा है। कोई किसी के प्यार में पागल नहीं है। सब अपनी आइडियोलॉजी को बढ़ाना और फैलाना चाहते थे। एक समय था जब रशियन आइडियोलॉजी का इंडिया जो था वो सॉफ्ट समझ लीजिए क्लाइंट था। यानी जी। सोशलिज्म, जो रशियन सोशलिज्म था वो इंडिया में चलता था, तो इसलिए हम्म। रशिया उनकी मदद करता था। अमेरिका ने जी। जो था वो पाकिस्तान को अपना डार्लिंग बनाया हुआ था, तो पाकिस्तान को वो हार्डवेयर, मिलिट्री हार्डवेयर हम्म। और फाइनेंशियल और इकोनॉमिकल हेल्प देते थे। इंडिया को वो नहीं जी। देते थे, बिकॉज़ कि इंडिया की पॉलिसी एक तो नॉन अलाइन्ड थी और दूसरी चीज़ की जो टिल्ट था नेहरूवियन पॉलिसी का, वो था सोशलिज्म की तरफ। इवन हम्म। हमारी जो इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, उनका भी टिल्ट था सोशलिज्म की तरफ। तो जी। वो रशिया ने उस सोशलिज्म को प्रमोट करने के लिए इंडिया का साथ दिया। कोई इंडिया से उसको हम्म। पर्सनल प्यार था और रशियंस को इंडियन को बहुत बड़ा प्यार करते, ये नहीं है। हाँ, मगर एक चीज़ आपको माननी पड़ेगी, मैं जितने रशियन से मिला हूँ, रशियंस मतलब स्लाविक पीपल बेसिकली, इसको समझना पड़ेगा हम्म। आपको। तो ये जो स्लाविक जी। पीपल है उनको ईस्ट यूरोपियंस कहते हैं बेसिकली। ईस्ट यूरोपियंस हम्म। में इंडिया के प्रति एक लगाव पाया जाता है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि वेस्ट की बहुत सी फिलॉसफी को उन्होंने चोरी किया है इंडिया की फिलॉसफी से। ये मुझे हम्म। मेरे कलीग ने बताया जो मेरे साथ प्रोफेसर हुआ करते थे ब्रिटिश यूनिवर्सिटी में। सही। और वो भी, मैंने जैसे पीएचडी जर्मनी से की, उन्होंने भी पीएचडी मेरे से 2 बैच पहले वो कर चुके थे। तो हम्म। उन्होंने ये बातें बताई मुझे कि हमें पता है कि इंडियन वेस्ट ने बहुत चीज़ें इंडिया से लिफ्ट की हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वेस्ट ने सब चीज़ें लिफ्ट ही की, वो नहीं है। वेस्ट बड़ा ही, उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो तो भाई आज की डेट में तो दुनिया उन्होंने बनाई है। ये बिजली, ये इलेक्ट्रिसिटी, ये लैपटॉप सब उन्हीं की देन है और उनका हमें हम्म। शुक्रिया अदा करना चाहिए किसी भी तरीके से। ये नहीं कि सब भारतीयों को ही पता था। हाँ, भारतीयों को चीज़ें पता थी। भारत एक अनपढ़ या समझ लीजिए इलिटरेट हुजूम नहीं था। ये बहुत हम्म। सोफिस्टिकेटेड थ्योरी और प्रैक्टिकल को समझने वाले, मैथ्स को, केमिस्ट्री को, फिजिक्स को समझने वाले लोगों का एक संभ्रांत सोसाइटी था। इसको आप सिविलाइजेशन कहते हैं। सही। तो मुफ़ाद की दोस्तियाँ होती हैं। अभी अभी रशिया का मुफ़ाद खत्म हो जाए इंडिया से, तो अब देखें, इंडिया ने भी पाकिस्तान रशिया की क्या दोस्ती की? रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा, वो यूक्रेन में घुसे। यूएन, सारे यूरोप ने कह दिया सैंक्शन लगाओ, इनका तेल नहीं खरीदेंगे। तो इंडिया ने थोड़ा कहा कि हम आपका तेल खरीदने आ रहे हैं। रशिया ने कहा, भई हम हम्म। आपको तेल बेचेंगे, खरीदोगे, हम डिस्काउंटेड में देंगे। हम्म। वो ये कहते हैं कि भई हम एक भी पैसा कम नहीं करेंगे, जो ओपेक का रेट है उसी ओपेक के रेट पे हम लेंगे और आपको लेना हो तो लो, तो दोस्ती निभाओ आज हमारी। हम्म। उन्होंने क्या किया कि भाई डिस्काउंट कर दिया, मार्केट रेट से 25% कम का रेट आप दे रहे हो यार, आप सब सोचो जरा। हम्म।
कोई पागल ही सरकार होगा जो कहेगा कि और उस समय जब आपकी लड़ाई जी, हो गई है यूक्रेन के अंदर, तो अब यूरोप कह रहा है कि हम रशिया से अपना ऑयल और गैस का जो परचेज है कम करेंगे। अब अगर वो ऑयल एंड गैस का परचेज कम करेंगे तो क्या होगा? वो कहीं और से तो खरीदेंगे ना। अब वो जिस जी, मार्केट में खरीदने जाएँगे उस मार्केट में तो ऑलरेडी उसकी प्राइस बढ़ेगी, क्योंकि डिमांड बढ़ हुँ, गई है, अब उसकी सप्लाई तो जी, बिल्कुल, जैसा अभी सऊदीया ने कहा है कि हम पेट्रोल का वो कट करेंगे, जैसे ही प्राइस इन्फ्लेक्चुएट होता है, वो प्रोडक्शन कट हुँ, कर देते हैं ताकि प्राइस को स्टेबल किया जा सके। तो हुँ, उन्होंने क्या करना था? उन्होंने तो हमारी जान सियासत में ला दी कि भई हुँ, अब वो भी आ गए सऊदी अरेबिया से कहे कि तेल बेचो, और हम भी आ गए सऊदी अरेबिया से कहे तेल बेचो। सऊदी अरेबिया की तो बल्ले-बल्ले हो गई। सऊदी अरेबिया ने कहा कि मौजें भई ये लगी है, उसकी। inflated प्राइस है लो। इतने में रशिया ने कहा हमसे कि आइए हम आपको 25 सऊदीया दे रहा है ₹100 पर बैरल, मैं आपको 75 में दे रहा हूँ। तो हम क्यों नहीं जाएँगे हुँ, भई? क्योंकि हुँ, हमारी जब गलवान में लड़ाई हुई चाइना के साथ, तो कौन-सा चाइना के साथ जो है अमेरिका ने और यूरोप ने अपने सारे संबंध बंद कर दिए कि नहीं, हम चाइना की कोई भी प्रोड्यूस्ड चीज़ गुड्स को अपने यहाँ नहीं लेंगे। आपको तो अपने जी, चूँकि पॉपुलेशन को आपको चीप रेट पे चीज़ें या रीज़नेबल रेट पे चीज़ें मुहैया करानी है, तो आप मेड इन चाइना लेते रहो। भले चाइना दुनिया भर के जो इंटरनेशनल लॉज़ का वायलेशन करता रहे। हुँ, आपके घर में जो सप्लाई है वो कम नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम बंद कर दें क्योंकि आपकी हो गई है लड़ाई यूक्रेन की, तो यूरोप में खतरा हो गया, व्हाइट पीपल अब रिफ्यूजी बन रहे हैं। मैं एक डॉयचे वेले का वो देख रहा था रिपोर्टिंग, वो कह रहे हैं कि दीज आर नॉट अरेबिक पीपल, दीज आर नॉट मिडिल ईस्टर्न, दीज आर नॉट अफगान, दीज आर व्हाइट पीपल लाइक यू एंड मी, दीज आर ब्लॉन्ड। मैं हैरान हो गया। उनको ये अभी तक लग रहा था कि ये खाली जो है काली बालों वाले और भूरे पीले लोग हैं वही खाली रिफ्यूजी बनते हैं वॉर के। हुँ, अरे भाई, हुँ, सारी जिंदगी तुमने मारा है, यूरोप से ज्यादा किसी की हत्या ही नहीं हुई है वॉर में। तो इसलिए जी, ये जो एक उनकी एरोगेंस थी उसका भी नतीजा था कि हमको इस सिचुएशन में डाला गया। हमने मुफाद का दिया, रशिया ने अपने मुफाद का लिया। कोई किसी की दोस्ती नहीं है यहाँ पे। रशिया ने इंडिया में सोशलिज्म बेचने के लिए, इंडिया को बहुत हद तक सोशली वीक करने के लिए भी काम किया। सो हुँ, व्हेन वी से वी स्टैंड अप विद रशिया, यस, रशिया ने हमारे सिक्योरिटी काउंसिल में कश्मीर के ऊपर कई मुद्दों पे वीटो करवाया। जब अटैक हुँ, हो रहा था, 1971 का वॉर था, ये अमेरिका की वो निकल गई थी। उसके बाद जी, रशिया ने भी अपनी एक कि उनको न्यूट्रलाइज़ किया। तो इस तरीके की चीज़ों का फर्क था भाई। नेहरूवियन जी, पॉलिसी एक हार्डकोर सोशल पॉलिसी। तो इकोनॉमिक्स में पढ़ते थे कि इंडिया के पहले जी, 5 साल जो थे वो हमने रशियन मॉडल ऑफ इकोनॉमिक्स को अपनाया था, कि जिसमें हम कहते थे 5 वर्षीय योजना, कि हम एक-एक हुँ, एरिया को डिटरमाइन साल के लिए उन पे फोकस करते थे। पंचवर्षीय इकोनॉमिक योजना होती थी, जिसको बाद में इंडिया ने रिडंडेंट कर दिया, छोड़ दिया उस पॉलिसी को। ये रशियन पॉलिसी थी, 5 इयर्स इकोनॉमिक पॉलिसी जिसको कहते थे, वो उनके हिसाब से चल रहे थे। सो दे डिडन्ट वांट टू लूज़ अमेरिका, दे डिडन्ट वांट टू लूज़ इंडिया। एक बहुत बड़ा उनका क्लाइंटेल था, और देखिए चाइना भी उनके इन्फ्लुएंस में था, इंडिया भी उनके इन्फ्लुएंस में था, साउथ कोरिया उनके इन्फ्लुएंस में था। द बैटल ऑफ आइडियोलॉजी, कल्चरली दे लव इंडियन, जहाँ रशियंस का व्हाट डू दे थिंक अबाउट इंडिया, तो दे थिंक करी, दे थिंक गंदगी, दे थिंक समथिंग लाइक दैट। ये बोलते हुए मिल जाएंगे आपको रशियन। तो मुफाद का इंटरेस्ट है। पाकिस्तान के लोग, ये सीधी सी बात, वो सोचते हैं दोस्ती यारी ऐसे हो रही है जैसे घर में वहां दोस्ती यारी होती है। कोई नहीं होता भैया किसी का दोस्त इंटरनेशनल रिलेशन में। बिल्कुल आपने सही बोला। अच्छा, यहाँ पर अगर देखा जाए कि इस वक़्त जो इंडिया की पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी, तो इंडिया का झुकाव जो अमेरिका की तरफ लग रहा है, हमें भी यहाँ पर पाकिस्तान में बैठ के हम जब देख रहे हैं, तो उससे कुछ पाकिस्तान को स्पेस आप समझ रहे हैं कि मिल रहा है कि जो पाकिस्तान रशिया की तरफ अपने हाथ जो है दोस्ती का बढ़ा के, या कुछ अपने जो मफाद उठा सके इस खित्ते के अंदर, जैसे एक रशिया और चाइना एक अलाई है आपस में, तो थोड़ा सा स्पेस बना पाकिस्तान का यहाँ पर। अगर अमेरिका ने पाकिस्तान को यहाँ नजरअंदाज किया हुआ है इस वक्त, तो पाकिस्तान अगर चाइना और रशिया कैंप में जाता है तो कुछ मुफाद हासिल कर लेगा, आप समझते हैं? नहीं, कोई मुफाद नहीं। देखिए, गिव एंड टेक का रिलेशनशिप होता है। जीरो सम गेम भले ना हो, लेकिन गिव एंड टेक का तो गेम होता है ना। आप क्या देंगे? आप रशिया को क्या देंगे? रशिया कोई आपको देने के लायक, रशिया की टोटल जीडीपी मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूं तो $1.5 ट्रिलियन की है। ये मैं अभी के अभी आपको सर्च करके बता देता हूँ। अच्छा। रशियन जीडीपी $1.5 ट्रिलियन से ज्यादा की नहीं होगी। 1.78 जिसे कह लीजिए ट्रिलियन डॉलर है। ठीक है ना? तो
इंडिया तो 3.75 पे पहुंच गया है। हाँ, इंडिया तो वो भाई तो वो अलग चीज है ना। रशियन हम्म, 1.84 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी है। अब आप हम्म, सोच लीजिए क्या देंगे वो आपको। हम्म, उनके पास देने के लिए क्या है भाई। रशियंस की जो आज की डेट में वो है, वो भी एक एक्सपोर्टर कंट्री है। वो अपनी मिलिट्री हार्डवेयर को एक्सपोर्ट करते हैं, और वो अपने जो है ये क्या नाम है, गेहूं और क्या कहते हैं, यूरिया, फर्टिलाइजर और ये सब चीजों को वो एक्सपोर्ट करते हैं। जी, वो आपसे कुछ नहीं खरीदेंगे। वो अगर कुछ खरीदते तो इंडिया उनको मोस्ट ऑफ द वो फार्मास्यूटिकल्स जो है वो इंडिया प्रोवाइड करता है, तो इंडिया से फार्मास्यूटिकल से जाते हैं, सॉफ्टवेयर ले जाते हैं। आप क्या बेच देंगे उनको, चावल या ये क्या नाम है, सियालकोट या क्या है जहाँ पे वो स्पोर्ट्स का सामान बचता है। क्रिकेट वो खेलते नहीं जी, है। तो पॉइंट ये है कि आप उनसे दोस्ती करने का स्पेस लेने जा रहे हैं, क्या देने को है आपके पास। चाइना आपको नहीं, इसलिए हमारे देता पास है। फिलहाल तो कुछ भी नहीं है देने के लिए। हाँ, वो मैंगो था, वो आपने तुर्की को दे दिया, अब वो भी थोड़ा सा दिक्कत में आ गया। तो पॉइंट ये है कि इसमें कोई वरी के इंडिया का वरी बस ये है चाइना रशिया के साथ, हम्म, आप पाकिस्तान को मिलिट्री हेल्प नहीं देंगे। बाकी आपको जो रखना है एक रखिए, क्योंकि मिलिट्री जब हार्डवेयर आप देंगे उनको तो वो हमारे अगेंस्ट में यूज होगा, क्योंकि पाकिस्तान की स्टेटेड पॉलिसी है, हमारा कोई दुश्मन नहीं है। अफगानिस्तान उनको मार के भी खा जाएगा, बोलेंगे हम नहीं मारेंगे, बिरादर मुल्क है। ईरान से भी वही है, बिरादर मुल्क है। सब बिरादर मुल्क है, खाली एक ही मुल्क है जो कि जानी दुश्मन मुल्क है, वो हिंदुस्तान है। आपकी हम्म, न्यूक्लियर पॉलिसी स्टेटेड है कि सिर्फ और सिर्फ इंडिया के लिए है ये। बाकी सबको तो हम्म, आप स्मगल करके देने को तैयार हैं कि तो भैया लीबिया को भी दे दो, ईरान को भी दे दो, इराक को भी दे दो, सऊदिया को भी दे दो, सब भाइयों के पास पहुंचा दो एक एक बम। एक तो आपका भाईचारा दुनिया के लिए बड़ा खतरनाक हो जाता है। जिस तरीके की भाईचारगी आप निभाते हैं वो भाईचारगी कोई नहीं निभाता है बेसिकली। हम्म, तो पॉइंट ये है कि आप अगर रशिया के आप ऑलरेडी चाइना के कैंप में हैं, तो क्या हो रहा है। चाइना आपके साथ सिवाय न्यूसेंस वैल्यू के आपको चाइना ने क्या दिया है। आप आज पैसे के लिए दुनिया भर में परेशान हो रहे हैं, क्या चाइना ने पैसे दे दिया आपको। चाइना के पास कुछ नहीं तीन है। हजार तीन हजार जो है बिलियन डॉलर का रिजर्व रखा हुआ है। $3 ट्रिलियन का यूएस रिजर्व है। इंडिया का 600 बिलियन डॉलर का है, 1 ट्रिलियन भी नहीं है। वो आपको एक जी, बिलियन 2 बिलियन डॉलर ऐसे नहीं दे सकते हैं, नहीं दे रहे हैं आपको। बिल्कुल। वो नहीं दे रहे हैं आपको, क्यों नहीं दे रहे हैं, क्योंकि भाई वो आपकी मदद नहीं करने वाले। वो कहेंगे अगर मदद देना है हमसे उधार लो और उसके बाद हमें वापस करो। अब वो भी नहीं देंगे आपको, क्योंकि उनको आपकी पेइंग कैपेसिटी का पता है। सीपेक में क्या हम्म, हुआ भाई, सीपेक तो बंद करके वहां पे पता नहीं दूध दही और मक्खन की नदियां बह रही थी। हम सोचे थे एक आध चम्मच हम भी जोरन ले लेंगे अपना, वहां से जमाएंगे। हिंदुस्तान वाले इसमें थे कि हिंदुस्तान वाले वहां हमाली करेंगे, ब्रिटेन के लोग भी हमाली करेंगे, अमेरिका के लोग भी हमाली करेंगे, और आप लोग जो है वो बग्गियों में बैठेंगे और हिंदुस्तान वाले यहाँ पे आपको डोली में उठाएंगे। ये सब चीजें हो रही थी। सीपेक में क्या हुआ उस सीपेक का, आज तक सीपेक का जो टर्म्स एंड कंडीशन था वो पब्लिक में नहीं आया। तो पॉइंट ये है कि आपने अपना वो एरिया भी बेच दिया चाइना को। वहां पे आज हम्म, चाइनीज रहते हैं, और वो चाइनीज आदमी मैंने देखा, उसने ब्लास्फेमी की आपके रिलीजन के अगेंस्ट में, पुलिस बचा जी, के ले गई। जी, ये तो आपके यहाँ का हालत है। अभी कोई और अगर नॉर्मल बेचारा इंसान होता, उस श्रीलंकन को जला के आप समाज ने मारा और उसको पुलिस बचा के ले गई। वरना अगर ब्लास्फेमी हो जाए पाकिस्तान में, उसका मतलब है एंड ऑफ द गेम, सवाल ही नहीं हम्म, बढ़ता। लेकिन ये है चाइनीज इन्फ्लुएंस। तो पॉइंट ये है कि आप चाइना आपको एज अ क्लाइंट स्टेट यूज करता है। चाइना विल नेवर लेट यू लूज। चाइना को करना क्या पड़ता है, मसूद अजहर के लिए उसको वीटो करना पड़ता है। ठीक है, कर दिया, क्या दिक्कत हम्म, है। ले लो मसूद अजहर से, उसको क्या लेना देना है। उसके बदले में क्या मिलता है, उसके बदले में जब वो 700-800 साल पुरानी मस्जिद तोड़ता है तो आप कहते हैं उसकी मजबूरी है। तो वो भी आप हम्म, वो आपको सप्लाई कर रहा है, आप वहां इस्लाम को वो पीट रहा है, आप खुश हैं। इसलिए मैंने कहा ना, पाकिस्तान को इस्लाम से प्यार नहीं है, कतई नहीं है। पाकिस्तान को सिर्फ इस बात से प्यार है कि हिंदुस्तान की बर्बादी कैसे। तो अब आप ये देख ले, अब रही बात रशिया की। रशिया, आप ये ऑयल टैंकर, आप इसकी सिंपल इकोनॉमिक समझिए। 8,000 किलोमीटर का डिस्टेंस है, सोचिए इसको लाने का खर्चा। 1,54,000 बैरल पर डे आपकी रिक्वायरमेंट है। 1,00,000 बैरल पर डे आपने यहां से लिया है। हम्म, आप 1,500 किलोमीटर का डिस्टेंस छोड़ करके आप गए हैं 8,000 किलोमीटर डिस्टेंस पे लेने के लिए। ठीक है ना, क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट तो सारी की सारी पूरी, आप उस तरीके से ग्रो नहीं कर रहे हो जिस तरीके से इंडिया ग्रो कर रहा है, इसलिए उसकी एनर्जी नीड का ग्रो है। आप ये प्राइस तो हम्म, सऊदिया से भी नेगोशिएट कर जी, सकते थे कि भाई हमें कम, और सऊदिया ऑलरेडी आपको डिफॉल्ट पेमेंट पे देता है। रशिया देगा आपको डिफॉल्ट पेमेंट पे। दूसरी चीज कि जो आप ऑयल लाए हो वो मोस्टली आपको जो ऑयल चाहिए होता है वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए चाहिए होता है, डीजल चाहिए होता है।
और रशिया में जो ऑयल हम्म, प्रोड्यूस होता है मोस्टली फर्नेस ऑयल प्रोड्यूस होता है। उसको लाने के लिए अभी आपको यहाँ ओ, से रिफाइन करवाना पड़ेगा। पहले आपका कोई पाकिस्तान की रिफाइनरी करेगी, उसके बाद एक है पाक अरब। पाक अरब सुन लीजिए, जी पाक मुस्लिम नहीं, पाक जी। अरब रिफाइनरी जो है वो खोल रहे हैं। ठीक है, तो हाँ अब जी, उस वो पार्को के आप, नाम से है एक, वो कह रहे हैं कि वो हाँ करेगी। वही सुपार्को हम्म, या कुछ है, उसका नाम है पार्को। पाक एंड अरब रिफाइनरी समथिंग करके। जी तो पॉइंट ये है कि अब आप उनसे ये तेल लेंगे, 1,54,000 में से 1,00,000 बैरल पर डे की जरूरत में से मान लीजिए 1,00,000 डे आ गया, आपको सऊदी अरेबिया खोने देगा? आपको सऊदी अरेबिया जैसा पेमेंट बेनिफिट ये रशिया देगा? नहीं देगा, क्योंकि उनके पास हार्ड कैश की जरूरत है उनको। वो छोटे वो है, क्या नाम है, प्लेयर के साथ नहीं खेलेंगे वो, उनको बड़े बड़े प्लेयर अच्छा, चाहिए। अभी जो इसकी पेमेंट कह रहे हैं कि जी वो चाइनी करेंसी के अंदर ये रशिया ने डिमांड की है, तो हाँ तो पाकिस्तान के पास कैसे आएगी ये करेंसी? वो तो ठीक, वो तो ये जाने वो करेंसी कैसे हम्म, अपोर्ट करे, क्योंकि चाइना रशिया कह रहा है हम डॉलर में नहीं लेंगे, डॉलर को एक्सेप्ट नहीं जी। करते। चाइना अगर युआन में नहीं तो रियाल में दे दे, सऊदी या हम्म, ये यूएई वाली रियाल में भी लेने को तैयार हो जाएगा। पॉइंट ये है क्योंकि चाइना के साथ युआन यूज हो जाएगा रशिया का, क्योंकि उनका काफी एक्सपोर्ट जी। है रशिया और चाइना के हम्म, बीच में। जी। बट आपका जो ये जो परचेज ऑफ ऑयल होगा वो आपको कहीं से बेनिफिट नहीं देगा। ये हम्म, परचेज ऑफ ऑयल जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, आई मे बी इनकरेक्ट इन माय एनालिसिस बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दिस इज माय एनालिसिस, कि एक तो ये हम्म, सस्टेनेबल नहीं है ये तेल। एक दो टैंकर आ गए ठीक है, फोटो वोटो खिंचा गए, सस्टेनेबल नहीं है ये आपके लिए हम्म, लॉन्ग टर्म में। क्योंकि ये तो अभी अभी रशिया के साथ लड़ाई चल रही है, लड़ाई खत्म तो प्राइस तो शूट अप कर जाएगा। तो आप कहाँ करेंगे? और मोस्ट हम्म, ऑफ द सीजन तो जा चुका है, 1 डेढ़ साल की हम्म, लड़ाई जा चुकी है। आप ऐसे 2 3 टैंकर और बचा लेंगे तो 3 4 मिलियन इधर उधर के खेल होंगे, कोई बहुत ज्यादा पैसा नहीं बचेगा आपका। क्योंकि उसके जैसे ही, क्योंकि आप देखिए धीरे धीरे यूरोप में नेटो के अगेंस्ट में लोगों का गुस्सा फूट रहा है, और प्रो रशियन जो फीलिंग्स है वो अब तेजी से उभरती आ रही है। तो नेटो हम्म, सस्टेन नहीं कर पाएगा बहुत दिन तक। और जैसे ही नेटो वीक पड़ा, उन्होंने जो है ये आर्म्स अम्यूनेशन और पैसे की सप्लाई करना यूक्रेन को बंद किया, यूक्रेन की जो डिफेंस है वो बहुत हद तक गिर जाएगी, जेलेंस्की भी बहुत जल्दी अनपॉपुलर हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से ये हम्म, जो वॉर है ये 1 साल से ज्यादा अब और नहीं खींचेगा। ठीक है ना? हम्म। अब इस 1 साल के दौरान में आप कितना तेल खरीद लेंगे उनसे? और फिर फायदा तो क्या सारा इंडिया ने उठा लिया मेरे ख्याल में। इंडिया ने कितने लाखों बैरल जो है वो यूरोप को एक्सपोर्ट कर चुका है, इंडिया वहां से ले लेके। फायदा तो सारा इंडिया ने ला। ये तो एंड में बस समझे कि वो पंजाबी में कहते हैं मुंह दा स्वाद गवाण वाली गल, कि ये तो एंड में बस वो जाके शामिल हो गए इसमें। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, ये जियो पॉलिटिकल बाई आउट नहीं है। ये मेरे हम्म, ख्याल से एक बहुत लंबी चौड़ी इसमें पार्टिसिपेशन है कि इमरान खान को ब्लंट आउट करना है। पाकिस्तान मिलिट्री स्टेक पे लगी हुई है। इन्होंने कहा हम्म, अमेरिका से, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, कि हमें ये तेल लेने दें, क्योंकि हम ये हम्म, तेल लेके आएंगे तो हम अपनी जनता को ये दिखा देंगे कि भाई ऐसा है कि हमने तो हकीकी आज़ादी बनी ना। इमरान खान, हकीकी आज़ादी का हम्म, मतलब क्या था? हकीकी आज़ादी का हम्म, तो यही डेफिनेशन देते थे इमरान खान साहब ना, कि जयशंकर को देखो, अमेरिका का अलाई है लेकिन अपने लोगों के लिए रशिया से सस्ता तेल खरीद दिया। हम भी अमेरिका के अलाई हैं, हमने भी रशिया से सस्ता तेल खरीद दिया। अब आर्मी कहेगी कि अब हम कैसे अमेरिका का डिक्टेशन ले रहे हैं, हमने तो रशिया से तेल ले लिया। हम्म। ठीक है ना? अब ये तो रशिया से आपके ख्याल तेल में ले, जो अभी इलेक्शन होने वाले हैं, ये सारा कुछ उसी के लिए हो रहा है, जो चार जी पांच जी माह जी बाद जी जी इलेक्शन हो रहे जी जी जी, ये क्या एक हैं? एक एक शिप कंटेनर आने से आपके आपके एनर्जी का बुहरान शांत हो जाएगा? और देखिए हम्म, इंडिया से आप कंपेयर इसलिए नहीं कर सकते मुजफ्फर भाई, इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी है। इंडिया की हम्म, एनर्जी की नीड ज्यादा है, क्योंकि इंडिया ग्रो हम्म, कर रहा है तो उसके नए कल कारखाने आ रहे हैं, ऑफिसेस दिन रात काम कर रहे हैं, तो उनको एनर्जी चाहिए उस लेवल पे। उनको घर के बिजली चलाने के लिए, उनको जो है कल कारखानों की बिजली चलाने के लिए, ऑफिस के लिए, कंप्यूटर सेंटर्स के लिए उनको बिजली एनर्जी चाहिए। जितनी आपकी जीडीपी ग्रो करेगी उतना आपका पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन बढ़ता है। दिस इज द बेसिक इकोनॉमिक्स। आपके यहाँ पे इकोनॉमी आपकी नहीं ग्रो कर रही है, आपकी जो ये चल रही है ये ट्रांसपोर्टेशन की एनर्जी चाहिए आपको, लोगों के हम्म, पेट्रोल डलवाने के लिए चाहिए। ये कोई कल कारखाने चलवाने वाली एनर्जी आप नहीं ढूंढ जी। रहे अभी आज की डेट में। आपकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो है वो इकोनॉमी की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट पाकिस्तान की मोबिलिटी की रिक्वायरमेंट है, कि लोग अपने घर से ऑफिस कैसे जाएंगे जब तक उनके घर में गाड़ियों में डीजल और पेट्रोल नहीं होगा। तो देयर इज अ हेल लॉट ऑफ डिफरेंस। इंडिया की एपेटाइट बढ़ती जाएगी एनर्जी की,
इसलिए इंडिया एक ल्यूक्रेटिव मार्केट है, इंडिया और खरीदेगा और बाई करेगा। जैसे आप देखें हमारे यहाँ नितिन गडकरी जी ने अभी फिर से कहा कि अब मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल में चलता हूँ, मैं पेट्रोल में नहीं चलता, क्योंकि हमें 5 से 10 साल में इंडिया से पेट्रोल को खत्म कर देना है। और ये भी जान लीजिए कि आज इंडिया के पास ये एबिलिटी आ गई है कि हम पेट्रोल में 10% एथनॉल मिलाते हैं। एथनॉल गन्ने के उससे बन जाता है, कोई केमिकल है जो पेट्रोल में आप मिला सकते हैं, तो पेट्रोल की क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं होता। तो अगर आपका 90% ऑफ द ऑयल 10% ऑफ द ऑयल परचेज़ कम हो जाए, तो काफ़ी पैसा आप सेव कर लेते हैं ना। और उनका टारगेट ये है कि इसको हम 2025 तक 20% कर देंगे, तो हमारी ऐसे ही ऑयल की डिमांड 20% घट जाएगी। उसके बाद ये है कि इनको 2030 तक इन्होंने कहा है कि हम पेट्रोल, डीज़ल को फ़ेज़ आउट कर देंगे कंप्लीटली और इलेक्ट्रिक व्हीकल ले आएँगे हम हर जगह पे। और ये काम बहुत तेज़ी से चल रहा है इंडिया में। इलेक्ट्रिक व्हीकल आपको दिखने लगी है, हर 10 में से 1-2 इलेक्ट्रिक व्हीकल अब दिखती है आपको। तो ये दिन अच्छा। दूर नहीं जब इनका इलेक्ट्रिक व्हीकल का जाल हर जगह फैल जाएगा और पेट्रोल की इकोनॉमी खत्म हो जाएगी। तब आप क्या करेंगे? अब अभी इन्होंने खुशखबरी ये सुनाई है कि 40 से 50 रुपए जो आवाम को पेट्रोल सस्ता हो जाएगा। ये वाकई आपकी बात सही है कि सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन तक ये सोच रहे हैं कि जी इलेक्शन करीब है तो हम आवाम को थोड़ा रिलीफ दे देंगे। दो इससे दो देखें ना, एक तो वो 40-50 रुपए रेट कम हो जाएगा। दूसरा वही आप वाली बात के ये कहने को इमरान खान साहब को काउंटर करने के लिए देखें जी हमने अमेरिका की डिक्टेशन नहीं ली और रशिया से जो है वो ऑयल जो इम्पोर्ट कर लिया। तो ये वाकई हकीकी आपकी आज़ादी बात ठीक है। हकीकी आज़ादी मिल गई आपको। पॉइंट ये है कि और वो हकीकी आज़ादी एक ही कंटेनर में हुआ। भाई होता तो आदमी 10-15 साल तक डील साइन करता है। पेट्रोल और ये सब जो है कमोडिटी मार्केट में इनके दाम फ्लक्चुएट होते हैं। लोग 2-2 3-3 साल के प्राइसेस को पेग कर देते हैं कि हम अगर आज से 3 साल बाद भी खरीदेंगे तो इसी डॉलर प्राइस पे खरीदेंगे। बिकॉज़ ये सब फ्यूचर मार्केट से गवर्न होता है। दीज़ आर वेरी ट्रिकी थिंग्स। इतना आसान कमोडिटी मार्केट नहीं होता है। तो पॉइंट यही है कि आप एक कंटेनर ला करके क्या साबित कर रहे हैं? अगर आप ये होते कि हमें हमने 5 साल का डील साबित कर लिया। ये तो सीधा-सीधा बेचारे इमरान खान के ऊपर और ये आर्मी और ये सब लोगों ने मिल कर के एक प्लान किया है। उनको ब्लंट आउट करना है, उनको उनको डिस्क्रेडिट करना है। उनकी पार्टी को तो तोड़-फोड़ दिया, खत्म हो गई उनकी पार्टी आज की डेट में। उनकी पार्टी में जितने लोग जॉइन नहीं करते, उससे ज़्यादा लोग नमस्ते लिख देते हैं कि भई अस्सलाम वालेकुम भैया, रहमत बरकातहू, हो गया भैया पीटीआई से अब मैं ब्रेक ले रहा हूँ, थोड़ा स्वास्थ्य पे ध्यान दूँगा। तो पता चल रहा है कि फवाद चौधरी साहब अपनी पार्टी बना रहे हैं, किसी और ने जो है वो गलती मान ली कि भई मुझसे गलती हो गई, ये हो रहा है। तो पार्टी तो खत्म कर दी उन्होंने। इमरान खान अकेले तो जी। इलेक्शन नहीं लड़ पाएँगे ना। तो पॉइंट ये है कि दिस वाज़ कि जो जनता में इमरान खान का एक ट्रैक्शन था, जनता में ये फीलिंग था कि ये बेचारे के साथ बहुत अन्याय हुआ है, जी, उसको जी। कट आउट करने के लिए ये है कि अब कि अमेरिका के, क्योंकि मैं ये बात तो सच है, मैं कि आर्मी के अगेंस्ट में इमरान खान ने वाक़ई में लोगों को कन्विंस कर दिया था। मेरा जितने पाकिस्तानी दोस्त हैं ऑल अब्रॉड, वो सारे आर्मी को गाली देते थे और आज से 2 साल पहले वो आर्मी के अगेंस्ट में कुछ सुन नहीं सकते थे। मेरा तो ये कलीग था, वो गाली दे रहा था कि आर्मी वाले तो बड़े चोर होते हैं। मतलब ये इमरान खान की अचीवमेंट है कि उसने अपनी फ़ौज के अगेंस्ट में लोगों को कर दिया। वो फ़ौज जो कि आज से 3 साल पहले तक ये माना जाता था कि पाकिस्तान के सारे इदारे करप्ट हैं सिवाय फ़ौज को तो छोड़ के। तो इमरान खान ने उस इदारे को भी वो कर दिया, डिस्क्रेडिट कर दिया, खत्म कर दिया। तो ये अब फ़ौज जो है वो डैमेज मोड में है, वो डैमेज कंट्रोल कर रही है, क्योंकि फ़ौज की ज़िम्मेदारी सिर्फ़ फ़ौज आपकी दुनिया की इकलौती फ़ौज है जो किसी बॉर्डर की रखवाली नहीं करती, वो एक आइडियोलॉजी की रखवाली करती है। बिकॉज़ द जॉब ऑफ योर फ़ौज इज़ टू प्रोटेक्ट एंड सेफगार्ड टू नेशन थ्योरी। वहीं से वो अपनी लेजिटिमेसी लेते हैं कि अगर टू नेशन थ्योरी को आप जो भी अटैक करेंगे, सबसे पहले आर्मी वाला खड़ा होगा। Their job is not to guard the borders of the Pakistan. Their job is to guard the टू नेशन थ्योरी। कोई भी ऐसा पॉलिटिशियन जो भारत की ओर फ्रेंडली हाथ बढ़ाएगा, पैर बढ़ाएगा, वो उसके हाथ पैर काट देंगे। बिकॉज उनकी उनकी समझ से वो टू नेशन थ्योरी की नफी होती है। मुझे याद है मैंने नवाज शरीफ का स्टेटमेंट सुना था कि ये जो बॉर्डर है ये तो ऐसे ही खींच दिया गया, हम तो एक लोग हैं, वो जिस रब की पूजा करते हैं उसी रब को हम मानते हैं, हमारे में और उनके में कोई अंतर नहीं है, ये उसने कहा था। वही उसने जी। अपनी डेथ वारंट साइन कर दी थी कि खेल खत्म हो चुका है, बिकॉज ही वेंट अगेंस्ट टू नेशन थ्योरी। जब आप ये सही कह कह रहे हो कि रहे हैं। हम एक लोग हैं तो फिर टू नेशन तो खत्म हो गया ना। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो 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 यहाँ ये पर इमरान खान साहब का कसूर ये है कि इमरान खान साहब पहले इसी फ़ौज के कंधे पर बैठ के पावर में आए थे, उसी के साथ रहे। जहाँ भी इमरान खान साहब जाते थे, चाइना जाते थे, सऊदी अरब जाते थे, मलेशिया जाते थे, तो कमर जावेद बाजवा जो जनरल थे, वो भी उनके साथ ही होते थे। तो वो
जो मीटिंग के अंदर वो भी मौजूद होते थे, बल्कि उनके सलाह मशवरे से सारी जो है वो मीटिंग्स होती थी। तो ये भी तो कसूर है ना कि पहले खुद ही ये सारी चीज में एस्टेब्लिशमेंट को इन्वॉल्व कर लेते हैं, और जब में बाद में वो एस्टेब्लिशमेंट इनका साथ छोड़ देती है तो उसी को फिर ये गालियां निकालना शुरू कर देते हैं। नहीं तो दोनों जगह है ना, हमारे यहाँ हिंदी में कहावत है कि ज्यादा गुड़ में ही चींटी लगती है। जब कोई हम्म। बहुत ज्यादा हाथ गले में हाथ डाल के घूमने लगे ना, बस वेट कीजिए टाइम का कि कब वो गला एक दूसरे का दबाएंगे। बहुत ज्यादा दोस्ती जो है वो खतरे का घंटी बन जाती है। अब अगर सही है। ये बात तो आर्मी को भी समझनी चाहिए थी ना, बार बार मैनिपुलेट करके तुम इलेक्शन जिता रहे हो, बार बार हम्म। जो है मैंडेट को, डेमोक्रेसी को मजाक बना लिया है कि जब हम्म। चाहेंगे हम जैसा चाहेंगे रिजल्ट ले आएंगे। ये चूंकि ये चीजों को ना नेचुरली नहीं होने देते, ये हम्म। हर चीज को मैनिपुलेट, ये डिजायर्ड आउटकम चाहते कि हमारे हिसाब से चीजें हों। दैट्स व्हाई दे इंटरफेयर इन द लॉज ऑफ नेचर। जब वो हम्म। लॉज ऑफ नेचर में जब वो करते हैं ना, तो वो ये नहीं देख पाते कि एक बार तुम नेचर को मैनिपुलेट कर तो रहे हो, लेकिन उसका कॉन्सिक्वेंस आएगा। तो फौज ने आज, फौज कभी भी एक तो किसी से जीते नहीं, अच्छी फौज है, लेकिन फौज अपने लोगों के अगेंस्ट में आज हो गई ना। आज इमरान खान ने उस फौज को डिस्क्रेडिट कर दिया। तो ये कर्मा है। आप पॉलिटिशियन को बार बार डिस्क्रेडिट करते रहे, इट केम बैक अल्टीमेटली सम ऑफ द वन पॉलिटिशियन स्टूड अप, उसने आपको कर दिया। तो जब तक आप दूसरे पॉलिटिशियंस को डिस्क्रेडिट करते रहे, अब मुझे पता नहीं मुझे ऐसा बोलना चाहिए कि नहीं, तो आप कर्मा, यू आर वेटिंग जी फॉर इट, बिल्कुल। यू आर आस्किंग फॉर इट। तो बिल्कुल सही बोला। बिल्कुल सही बोला आपने। अच्छा अभिषेक भाई, एंड में 2 मिनट में ना जरा ये बता दीजिए कि पाकिस्तान के अंदर तो हमारी जो आर्मी है वो जब भी उसे जरूरत होती है या भी कोई प्रॉब्लम होती है तो वो फौरन आकर या पाकिस्तान के अंदर आकर बैठ जाते हैं इक़्तिदार पे, और मार्शल लग जाता है पाकिस्तान के अंदर। इंडिया में आज तक मार्शल क्यों नहीं लगा, उसकी जरा मुख्तसरन ये बता दीजिए। क्योंकि इंडिया का जो आर्मी का बंदा है, उसको रिटायर होकर के उसी गांव में खेती करना है, हम्म। उसी के बाप दादा सरपंच है, उसको ये नहीं लगता कि ये पॉलिटिशियन से मैं बेहतर हूं। वो उसी मिट्टी का है, उसी मिट्टी में उसको जाना है, उसके पास कोई एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ पावर नहीं है, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से बंधा हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में उसका जॉब और रोल बहुत लिमिटेड है कि जब वॉर होगा तो तुम आओगे, नहीं होगा तो नहीं आओगे। मेरे मामा आर्मी में कर्नल हैं, सारी जिंदगी वो रोते रहे और गाली देते रहे ये सिविलियंस को कि आईएएस की सैलरी, हमारे आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, उनकी सैलरी ज्यादा है। वो बेचारे कर्नल है, बोले कि हम दुनिया के, मतलब इंडिया के सबसे टफ स्पॉट पे हमने जाकर के अपनी वो दी है, ड्यूटी दी है, अपनी जिंदगी खतरे में लगाई है, और ये बाबू हमसे ज्यादा पैसे कमाते हैं। पर क्या करेंगे, रहते हैं उसके नीचे भाई, क्योंकि वो मिट्टी के हैं, वो उसी पॉलिटिक्स में वो इंटरेस्ट लेते हैं। वो ये नहीं कहते कि पॉलिटिशियंस में से हम ज्यादा बेहतर हैं। तो मतलब ये समझिए कि ये घर समझते हैं अपना, उनके पास ये नहीं कि इसको छोड़ के हम कहीं चले जाएंगे, यही घर है उनका। तो वो, और उन्हीं के परिवार में से कोई पॉलिटिक्स में है, कोई उन्हीं के परिवार में से वो है, तो वो समझते हैं चीजों को। तो एक ये भी है ना कि सदियों से भारत चलता आया है, कभी भी किसी भी मिलिट्री से भारत का निर्माण नहीं हुआ। भारत का निर्माण कल्चरल और पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट से हुआ है। ये कोई ये जिसे कह लीजिए इंडियन फोर्सेस एक्सपेडिटरी रही नहीं कभी, और नहीं निकली मारने के लिए। तो हमेशा से यहाँ पे जो पॉलिटिशियंस थे उनको अपर हैंड था। ये एक कल्चर कोई भारत 1947 से नहीं लिया, शुरू से रहा कि यहाँ पे जो धर्म का राज था, राजा का धर्म, प्रजा का धर्म, ये सिखाया जाता रहा। कभी ये नहीं बताया कि राजा, जो तुमको अगर राज करना है तो राजा बनो आकर के, राजा बनने पे हम्म। तुम्हारे कोई रोक नहीं है, लेकिन तुम सेनापति होकर राजा नहीं बन सकते, क्योंकि हमारी ट्रेडिशन में सेनापति हमेशा राजा के नीचे रहा है। और सेनापति ने सही। लॉयल्टी की कसम, अगर आप मगध की स्टोरी पढ़िए, जब अलेक्जेंडर आया तो मगध का जो जो वो था सिंहासन, उस पे वो बैठा हुआ था, मैं नाम भूल रहा हूँ उस राजा का, और उनका जो वो था, जो उनका मेन वो था, मैं उसका भी नाम भूल रहा हूँ। खैर एनीवेज, उसने जी। ये कहा कि मेरा राजा भले बुरा हो, लेकिन हम्म। मैं अपने ड्यूटी का उल्लंघन नहीं कर सकता। इस हम्म। इस राज कुर्सी को बचाना मेरा जो है, मगध की, ये मेरी ड्यूटी है। राजा गलत हो कर्तव्य या है। सही हो, मैं हम्म। इससे बंधा हुआ हूँ। ये हम्म। ये परंपरा आर्मी को नीचे लेके आती है कि आर्मी जो है, चूंकि ये उसी कहानियों से, ये बच्चे इन्हीं कहानियों से पले हुए हैं। हम्म। ये मगध की स्टोरी सुन सही। चुके हैं कि कोई सेनापति ने आज तक रिवोल्ट नहीं किया, राजा को मारने की कोशिश नहीं की।
तो वो एक सदियों की हो रहा है कि वो जानते हैं कि राजा को ही शासन चलाना है, तो वो राजा को अपने से सुपीरियर मानते हैं, राजा को मानते हैं कि हमारा काम है राजा का हुक्म बजाना, हमारा काम नहीं है राजा को हुक्म देना। आपके यहाँ पे ये नहीं हुआ, इस्लाम फैला तलवार के बल। तो जिसके पास तलवार होती है वो सोचता है मेरे पास ही क्षमता है राज्य करने की, हम बताएंगे राज्य कैसे होता है। क्योंकि आपकी सही। कंट्री कभी वेलफेयर स्टेट नहीं बनी, आपकी कंट्री एक सिक्योरिटी स्टेट बन गई। उसका काम था सिक्योरिटी, दो चीजों की, टू नेशन थ्योरी की सिक्योरिटी करना, और ये जो एक इस्लामिक राज बनाया है उसकी सिक्योरिटी करना। इनकी इनकी सारी लॉयल्टी हो गई कुरान के प्रति, और सारी लॉयल्टी हो गई टू नेशन थ्योरी के प्रति। आदमी इसमें पिसता रहे तो पिसता जाए, कोई मतलब नहीं है। टू नेशन थ्योरी बचनी चाहिए, तुम भूखे मर जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। टू नेशन, तुम इस्लामिक राज्य आना चाहिए, तुम अगर उसके लिए कुर्बान भी हो जाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडिविजुअल राइट, ह्यूमन राइट और ये सब चीजें कम्युनल राइट से अलग होती हैं, क्योंकि वो कम्युनिटी से ऊपर इंडिविजुअल को मानती हैं, और जब आप कम्युनिटी को बनाते हैं तो कम्युनिटी में इंडिविजुअल की वैल्यू कोई नहीं होती है। इस्लाम के आगे एक इंडिविजुअल की वैल्यू जीरो होगी। लेकिन अगर आप ऐसा कॉन्सेप्ट ले आए कि इंडिविजुअल इंपॉर्टेंट है और उसका रिलीजन इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आपको थ्योरी को रीस्ट्रक्चर करना पड़ता है, और इस थ्योरी को कहते हैं सेक्युलराइजेशन। तब जन्म होता है ह्यूमन राइट्स का। जब आप लोगों को कम्युनिटी की आइडेंटिटी से डिटैच करते हैं तब ह्यूमन राइट आता है। अगर आप लोगों को इस्लामिक बना के रखें तो आप ह्यूमन राइट की बात नहीं कर सकते, क्योंकि वो उसके लिए वो इस्लाम के हमेशा नीचे रहेगा, इस्लाम हमेशा उसके ऊपर रहेगा। लेकिन जब आप ह्यूमन राइट्स की बात करेंगे तो वो आदमी का राइट रिलीजन के राइट उसमें नीचे हो जाएगा। जैसे आप हमारे संविधान का आर्टिकल 25 पढ़े, वो कहता है कि दिस राइट इज सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी एंड ऑल्सो टू अदर फंडामेंटल राइट्स। राइट टू रिलीजन हमारे यहाँ सबसे वीकेस्ट फंडामेंटल राइट है। दैट मीन्स अगर आपका राइट टू इक्वलिटी के एंजॉयमेंट में राइट टू रिलीजन अगर आपका बाधा बन रहा है तो राइट टू रिलीजन को बैकट्रैक करना पड़ता है। तो आपको बहुत सारे पॉलिटिकल थ्योरीज को रिविजिट करने की जरूरत है। आपके यहाँ कोई लिख पढ़ नहीं रहा, और वो जो लिख पढ़ रहा है वो चूंकि एक ही चीज जो लिख दी गई है उनका माइंडसेट बना गया, उसी को जस्टिफाई करो, उसी को सच कहो। तो लोग आपके यहाँ अगर थ्योरी लिख रहे हैं तो इस्लामिक पॉलिटिकल थ्योरी लिख रहे हैं। अगर आपके यहाँ वो साइंस भी बना रहे हैं तो वो इस्लामिक फिजिक्स, इस्लामिक केमिस्ट्री, इस्लामिक जस्टिस, इस्लामिक बैंक, इस्लामिक, ये चक्कर में फंसे हुए हैं। वो यही कम्युनिटी की प्रॉब्लम हो रही है बिल्कुल, उनको। आपने सही बोला कि इसको रीविजिट करने की जरूरत है, इसके ऊपर डिबेट होने की जरूरत है। हमारे जो जितने भी इंटेलेक्चुअल है उनको अपना मेरे ख्याल में इस प्रेशर से निकलकर एक नई सोच और नई यहाँ पर देखे ना, हमारी सोच महदूद हो जाती है जब भी यहाँ पर कोई भी हमारा कोई आइन बनता है या कोई भी इस तरह के चीजें नई होती हैं। अब देखें, हमारा आइन 71 का अभी तक वो चल रहा है, 71 72 का, उसके अंदर अभी तक कोई ये समझे कि वक्त के साथ साथ कोई नई यहाँ पर आपको तब्दीली नहीं नजर आएगी जो ह्यूमन राइट के अंदर हो, या कोई और इस तरह के जो अवामी मफाद के बातें होंगी, तो हमें कोई इस तरह की चीजें नहीं नजर आती। आज भी वो पुराने कानून, अंग्रेजों वाले कानून पाकिस्तान के अंदर चल रहे हैं। जब आप कचहरी के अंदर जाएं, यहाँ पर आप देखेंगे तो वो जब रेफरेंस देते हैं तो वो पुराना रेफरेंस देते हैं कि फलाना जो 1900 फलाना जी फलाना कानून और फलाना जी कानून। तो ये इसमें आप बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इसको रिविजिट करने की जरूरत है। इसमें जहाँ पर कुछ फ्लॉज हैं उसको दूर करने की जरूरत है, ताकि हकीकी मायनों में ये एक, हम कहते तो हैं ये एक इस्लामी फलाही रियासत है, लेकिन ये मुझे इसमें कोई फलाह नजर नहीं आ रही। आपका कल्चर इस्लामिक नहीं है ना, आपको पहले कल्चर बनाना होगा, फिर इस्लामिक फलाही आप उसमें या इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस आप लगा सकते हैं। नहीं है भैया आपका कल्चर उस टाइप का, तो इसलिए दिक्कत है कि आप इस्लाम को अपना अकीदा तो बना सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। कोई भी किसी भी अल्लाह को चूज कर ले, किसी भी नबी को चूज कर ले, क्या दिक्कत है उनको जिससे प्यार हो। बट जब आप सोसाइटी का कंस्ट्रक्शन करना चाहेंगे उस सोसाइटी के हिसाब से जो आपकी नहीं, अब जैसे आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि हम लोगों को अरबी सिखाएंगे, कैसे सिखा दोगे भाई? भारत पे अंग्रेज जो है वो 200 साल राज किए, मुश्किल से 3% लोग अंग्रेजी बोलते हैं। कैसे सिखा देंगे आप लोगों को? अंग्रेजी उनकी भाषा नहीं है भैया मेरे घर में है, मेरी माता जी थी, अंग्रेजी नहीं बोल पाती थी। दो एक सेंटेंस बोल करके शट अप और गेट आउट एंड दैट्स इट, इनफ ऑफ द एंड ऑफ द इंग्लिश। मेरे भैया आज भी हैं, दो सेंटेंस बोल दीजिए तो उसके बाद कहते क्या यार पागल हो गए तुम। तो ये आपने 200 साल राज करके देख लिया, नहीं बना पाए आप लैंग्वेज ऑफ वो।
अब ये जो इस्लामिक शासक आए उन्होंने भी पर्शियन को अपनी लैंग्वेज बनाया, हिंदू हिंदू संस्कृत को या इंडियन लैंग्वेज को अपनी लैंग्वेज तो नहीं बनाया, पर्शियन भी नहीं फैली। जो जिस आप पंजाबी हैं तो पंजाबी कैसे आप नहीं पढ़ेंगे भाई? और पंजाबी का ग्रामर और अरबिक का ग्रामर दुनिया भर का अंतर है। वो उस बेचारे को कहाँ सिखाने बैठोगे? फिर अंग्रेजी भी सिखाओगे, बिना अंग्रेजी के तो काम नहीं चलना। फिर उसके बाद आप उसको पंजाबी तो उर्दू भी हमारे पढ़ाई नहीं जाती, हमारे बच्चों को पढ़ाई नहीं जाती यहाँ पर पंजाबी। तो अब ये देख लीजिए ना, ये तो आपको मैं वही कह रहा हूँ, आपकी सोसाइटी को कल्चरल रिवॉल्यूशन की जरूरत है। आपका काम सिर्फ एक यू नीड रियल रिवॉल्यूशन, और वो रिवॉल्यूशन आपको बौद्धिक चाहिए, सोसाइटी का रिवॉल्यूशन की नहीं जरूरत है आपको। अगर आपको भारत जैसा मुल्क वापस बनना है या एक नॉर्मल मुल्क बनना है, आपको 100 साल चाहिए, क्योंकि जिस तरीके का बना दिया है जहन, उसको पहले आपको अंडू करना है। उस अंडू करने के बाद आपको नया लिखना है, उसमें बहुत टाइम लगेगा। मैंने कई पाकिस्तानी मित्रों को देखा कि वो इस्लाम को लेके भले उतने स्ट्रिक्ट ना हो, लेकिन उनके हिंदुस्तान के प्रति नफरत उतनी ही रहती है। तो दो चीजें की है ना, कि एक तो इस्लाम को बैठाने के लिए पहले कूट कूट के हिंदुस्तान के प्रति नफरत, हिंदुस्तान के प्रति नफरत का मतलब हिंदुस्तान की कल्चर, हिंदुस्तान की आस्था, हिंदुस्तान की ट्रेडिशन, हिंदुस्तान की आइडेंटिटी, कुछ भी एनीथिंग रिलेटेड टू भारत, सब की उन्होंने, वो बेचारे का जहन ऐसा बना दिया है कि वो कुछ भी भारत के प्रति देखना चाहता है तो वो डर जाता है या उसको उजबिजाहट होने लगती है। उसका जहन खुला हुआ नहीं है, उसके जहन को क्लोज कर दिया है, वो एक्स्ट्रा सेंसिटिव हो जाता है, वो नहीं देखना चाहता। जैसे मैं हूं, मेरी माता जी की डेथ हो गई है, मैं माता जी का वीडियो नहीं देख पाता हूं अपने, मेरे भैया मुझे भेजते हैं, मम्मी का ये वाला वीडियो देखो, मेरे से नहीं देखा जाता, क्योंकि मैं सेंसिटिव हूं उस चीज को लेकर के। मेरे भैया को कोई सेंसिटिविटी नहीं है, ऐसा नहीं कि मम्मी को प्यार नहीं करते थे, लेकिन आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते, मेरा वो नेचर हो गया है। तो ये जब उस ऐसी सोसाइटी का निर्माण कर दिया है कि अगर ये कुछ हिंदुइज्म के बारे में अच्छा पढ़ने जाएंगे, भारत के बारे में अच्छा पढ़ने जाएंगे, डिस्पाइट कि वो बहुत खुले दिमाग के हैं, वो उनको नहीं अच्छा लगेगा। तो आपको जहन खोलना है लोगों के। आपके यहाँ पे अच्छाई किसी अमेरिका के डील और रशिया की डील और चाइना की डील से नहीं आएगी, आपकी अच्छाई की डील आएगी उस क्लास 1 2 3 4 5 के स्कूल टीचर से, जो जब बच्चा उसके क्लास में जा रहा है उसको क्या बता रहा है, वो उसको कितना खुला जहन दे रहा है। वो अगर वहीं से उस बच्चे के दिमाग में आपने नफरत बो दी अगर, तो खेल खत्म है। वो बच्चा 5 साल 6 साल के बाद उसको आप नहीं ठीक कर सकते। दुनिया का सबसे खतरनाक बम, चूंकि जब हम लोग यूएन में थे तो एक रिपोर्ट पढ़ रहे थे कि दुनिया का सबसे खतरनाक बम न्यूक्लियर बम नहीं होता, चाइल्ड सोल्जर होता है। क्योंकि कई कंट्रीज में 10 10 12 12 साल के बच्चों को चाइल्ड सोल्जर बना देते हैं। तो जब 10 12 साल का बच्चा गोली मार देता है एक बार और किसी को मार देता है ना, तो जब वो 18 साल का होता है उसके अंदर से सारी सेंसिटिविटी खत्म हो गई। वो न्यूक्लियर वेपन से भी ज्यादा खतरनाक हत्यारा होता है, क्योंकि उसके अंदर कोई भी दया ममता नहीं होती। तो ये वही बात हो गई कि आप जहन साजी को आप पढ़ाएं। भाई ऐसा, आप ऐसा क्या है कि एक अरब हमको, मोदी को पसंद करता है, बेस्ट उनको अवार्ड दे रहा है, अफगानी मोदी को पसंद कर रहे हैं, अफगानी जो है हिंदी में ट्वीट कर रहे हैं कि भाई ये जो आपके यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ हमें दुख है। बहुत से मैंने अफगानियों को देखा मोदी को प्यार करते हैं। ये सऊदी अरेबिया का लीडर हो गया या यूएई का लीडर हो गया, अपना सिविल एजाज सबसे बड़ा उनको दिया है। ये पाकिस्तान ही क्यों मोदी से नफरत करता है? क्यों पाकिस्तान के लोग कहते हैं अरे मोदी का नाम तो ये वो है, मोदी को तो हम सुनना नहीं चाहते, उस आदमी के बारे में अच्छा नहीं। क्या मोदी ने किया अच्छा पाकिस्तान के लिए? जो उसने, वो तो बल्कि उनके स्टेटमेंट है कि भाई आप छोड़ो ये सब चीजें, आप जाकर के गरीबी से लड़ो। और आप कहोगे कि नहीं, उसके एक स्टेटमेंट में तो कहा था पाकिस्तान ये करेगा, तो वो बात, वो तो सही कह रहा है ना कि आप जिस रास्ते पे दौड़ रहे हो, हम आपको सच भी ना बताएं। हिंदुस्तान का मुसलमान सच ही नहीं सुनना चाहता, उसके रिलीजन की बात भी अगर उसको आप, वो तो आपके रिलीजन की सारी गंदी बात बताएं, गणेश जी का ये मुंह काट करके ये लग दिया, ये ऐसे लोग हैं, जाकिर नायक पब्लिक में बताएं। आप अगर कोई चीज जो उनकी किताब में लिखा पब्लिक में बताए, कहेंगे हम सर काट देंगे। ये जो प्रॉब्लम है ना कि वो सच से, वो हिंदुस्तान का मुसलमान सच नहीं सुनना चाहता। उसको उसको ऐसी ट्रेनिंग दी गई है, ऐसी चाशनी पिलाई गई है मीठी मीठी मीठी, कि जब सच की कड़वाहट सामने आती है तो वो सिहर उठता है। वो अपनी सच्चाई नहीं देखना चाहता, वो अपने अंदर नहीं देखना चाहता, क्योंकि उसको मिठास की घोल पिलाई गई है, वो मिठास सच्चाई नहीं है।
तो उसको इतनी सुंदर ऐसी रोमांटिसाइज करती हुई कहानी, वो रोए जा रहा है, कहानियां चल रही हैं, इसको बना दिया है एक कम्युनिटी को। जैसे हमारे यहाँ देखिए, चले बहुत जो शुक्रिया। रामायण में लिखा है, फिल्म बना दी, इस जो थे हमारे देवता उनके ऊपर फिल्म बना दी, देख लो ये उनका जीवन है। हम्म, कभी हमने नहीं छिपाया कि भगवान श्री कृष्ण की गोपियां थी, वो अटखेलियां करते थे गोपियों के साथ, कभी नहीं छिपाया। सब ये प्रसंग सबके सामने, दुनिया के आपने बहुत लोगों को बताया, ये ऐसे तुम्हारे भगवान वैसे, ये हमने तो कभी नहीं छुपाया, और हम सुनने का गट्स भी रखते हैं। पर आप सुनने का गट्स नहीं रखते, क्योंकि आपके सामने वो चीजें बोली जाएंगी तो आप गुस्सा जाओगे। जी ऐसे ही है, ये ऐसे ही दिक्कत है, वो सच को नहीं सुनना चाहता, उसको ऐसी चाशनी पिला दी गई है अच्छाई की कि ही गेट्स ऑफेंडेड अगर सच बोल दो। दूसरे के लिए वो झूठ है। बोले सच बोले सब अलाउड है। तो ये जहन बहुत साजी शुक्रिया का काम है। अभिषेक जी, काफी काफी लंबा हो गया प्रोग्राम। हमने डिसाइड किया था कि 30 मिनट के अंदर ही रहेंगे। आप भी थके हुए हैं, आपने सफर भी करना, मेरी वजह से आप इस वक्त तक नहीं जाग रहे नहीं, हैं, तो आपकी बिल्कुल। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, बाय बाय, गुड नाइट। तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को भी और अभिषेक सर के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। जी, सबको अल्लाह हाफिज, राम राम।